विकास को अगर परिभाषित किया जाए तो सीधे शब्दों में विकास जो है प्रकृति सम्मत है। अंग्रेजी में जिसको आप कहते हैं प्रो नेचर। डेवलपमेंट जो है मैं साथ ही साथ बताते जाऊंगा। विकास जो है प्रकृति सम्मत है, वहीं डेवलपमेंट जो है प्रकृति के विरुद्ध है, एंटी नेचर। एक प्रो नेचर है, एक एंटी नेचर है। विकास जो है धर्म सम्मत है। यहाँ धर्म भी रिलीजन नहीं है, ये मैंने लिखा है उसमें कि धर्म और रिलीजन में भी भेद है। तो विकास जो है धर्म सम्मत है और प्रकृति जो है वो धर्म के विरुद्ध है। विकास जो है वो शास्त्र सम्मत है, डेवलपमेंट जो है वो शास्त्र के विरुद्ध है। तो हमारे शब्द जो है भाव द्वारा तैयार किए गए। सर्वप्रथम तो मैं मनोषी दीदी का हृदय से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे संगम टॉक से परिचय करवाया और आदरणीय राहुल देवान जी से भी परिचय करवाया। और ये आग्रह जो मेरा था कि इस पुस्तक को लेके एक विमर्श हो और एक टॉक का आयोजन हो, तो सर्वप्रथम मैं सबका हृदय से धन्यवाद करूंगा। सीमा जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने एक श्रम किया, इसको लेके बौद्धिक श्रम किया। रुचि जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पूरा विषय है विकास वर्सेस डेवलपमेंट, दोनों एक ही शब्द है। अब ये कुछ ऐसे आप लोगों को लग रहा होगा काऊ वर्सेस गाय, ये कुछ ऐसे ध्यान में आता है। ये कुछ ऐसे लग रहा होगा जैसे टीचर वर्सेस शिक्षक। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लोगों को लगता है कि दोनों एक ही शब्द है, फिर दोनों में भेद कैसा? जब ये पुस्तक मैंने लिखना प्रारंभ किया तो कई मित्रों ने पूछा कि शब्द तो एक ही है, विकास और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को ही हिंदी में विकास कहते हैं, विकास को ही अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं, फिर दोनों में भेद कैसे? मैंने बार-बार ये आग्रह किया है कि हमारे जो शब्द हैं, जो जो भारत की शब्दावली है, हमारे यहाँ शब्दों का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ शब्द में भाव अंतर्निहित होते हैं। जो भाव गाय में है वो कभी काऊ में नहीं हो सकता। और केवल भाव ही नहीं, हमारे जो शब्द हैं वो हमारे भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि द्वारा परिभाषित होते हैं। जो भारत की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, वो गाय को परिभाषित करती है। काऊ को परिभाषित करने की जो पृष्ठभूमि है वो पश्चिम द्वारा पोषित है। तो विकास जो परिभाषित होता है, वो भारत द्वारा परिभाषित होता है। भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि द्वारा परिभाषित होता है। और जो काऊ परिभाषित होता है, वो पश्चिम की राक्षसीय, पैशाचिक, मैं इसको बार-बार मैंने कई बार कहा है और मैं स्पष्ट रूप से अपने विषय को रखूंगा। जो पश्चिम की पैशाचिक नीति है, पिशाचिक नीति है, उसके द्वारा डेवलपमेंट परिभाषित होता है। तो विकास को अगर परिभाषित किया जाए तो सीधे शब्दों में विकास जो है प्रकृति सम्मत है। अंग्रेजी में जिसको आप कहते हैं प्रो नेचर। डेवलपमेंट जो है मैं साथ ही साथ बताते जाऊंगा। विकास जो है प्रकृति सम्मत है, वहीं डेवलपमेंट जो है प्रकृति के विरुद्ध है, एंटी नेचर। एक प्रो नेचर है, एक एंटी नेचर है। विकास जो है धर्म सम्मत है। यहाँ धर्म भी रिलीजन नहीं है, ये मैंने लिखा है उसमें कि धर्म और रिलीजन में भी भेद है। तो विकास जो है धर्म सम्मत है और प्रकृति जो है वो धर्म के विरुद्ध है। विकास जो है वो शास्त्र सम्मत है, डेवलपमेंट जो है वो शास्त्र के विरुद्ध है। तो हमारे शब्द जो है भाव द्वारा तैयार किए गए। इसीलिए इसी प्रकल्प में मैंने एक और बात बोली है कि इस पूरी पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो पूरी पुस्तक जो है संस्कृत निष्ठ हिंदी, मतलब हिंदी का एक भी ऐसा जो है पैशाचिक जो आया है, आक्रमण जो हुआ है हमारी भाषा के ऊपर, उस प्रकार का कोई शब्द इसमें आपको नहीं दिखेगा। ये पूरी संस्कृत निष्ठ हिंदी इस पुस्तक में आपको दिखेगी। एक पक्ष ये है। तो हमारे यहाँ प्रारंभ से ही परिभाषित है कि विकास क्या है और डेवलपमेंट क्या है। इसमें स्पष्ट भेद है कि विकास जो होगा वो प्रकृति सम्मत होगा, प्रकृति के प्रशस्त मानबिंदुओं की रक्षा करेगा। हमारी भावना ये रहेगी कि नदी, पर्वत, आकाश जो भी प्रकृति के तत्व हैं वो सब बचे रहें। तो एक तो यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से विकास और डेवलपमेंट परिभाषित हो जाता है कि इनमें क्या भेद है। ठीक वही भेद है जो काऊ और गाय में भेद है, ठीक वही भेद है जो धर्म और रिलीजन में भेद है, ठीक वही भेद है जो टीचर और शिक्षक में भेद है। भाव का भेद है, एक में भाव नहीं है, एक में भाव है। ये तो परिभाषिक बात हो जाती है। अब ये कोई पुस्तक नहीं है। मैंने बार-बार कहा है कि मैंने इसमें कोई कथा नहीं लिखी है, कोई कहानी नहीं लिखी है। ये एक विचार है कि पूरे पृथ्वी को चलाने की नीति क्या हो। मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है कि जब हमारे घर में एक ट्रैक्टर आता है, तो 10 जोड़ी बैलों का विकल्प बन जाता है। सामान्य रूप से समझ में आता है कि जैसे ही ट्रैक्टर आया तो 10 जोड़ी बैलों का विकल्प बन गया। अब
ट्रैक्टर आया तो उसने बैलों की उपयोगिता खत्म कर दी। अब जब बैलों की उपयोगिता ही नहीं होगी, तो कोई बैल क्यों पालेगा? अभी स्थिति ये है गाँवों की कि किसान चाहता नहीं है कि उसे बाछा हो, बाछी ही हो। मतलब अब पूरी तरीके से जो गाय का कॉन्सेप्ट था वो दूध केंद्रित हो चुका है। पहले हमारे यहाँ गैया केवल दूध केंद्रित नहीं थी, लेकिन एक ट्रैक्टर आने की वजह से पूरे गाय का जो कॉन्सेप्ट है वो दूध के इर्द-गिर्द आ जाता है। और कुतर्क क्या गढ़ा जाता है? कुतर्क ये गढ़ा जाता है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरना है, तो पेट भरना है तो हमको जो है ये ट्रैक्टर की आवश्यकता है, यूरिया की आवश्यकता है, फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, डीएपी की आवश्यकता है, कृषि को आधुनिक करना ही पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, कंक्रीट का जंगल खड़ा करना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो कुतर्क गढ़ा गया, मैं कुतर्क का साथ ही साथ खंडन करता जाऊंगा, सबसे बड़ा कुतर्क ये गढ़ा गया कि इस ये डेवलपमेंट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या का अगर पेट भरना है तो हमको डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये कुतर्क, ये विशुद्ध रूप से कुतर्क है, इसका कोई तथ्य नहीं है। मैं इसको बड़े सामान्य तरीके से समझाता हूँ। जब मैं छोटा था, 7-8 वर्ष का था, तो मुझे याद है मेरी दादी जो थी, वो रोटी में सब्जी डाल देती थी और उसे लपेट देती थी और हम लोग को पकड़ा देती थी। तो हम लोग खा लेते थे और ऐसा लगता था कि एकदम हम लोग संतुष्ट थे। लेकिन वैश्विक संस्थाओं ने हमारे उसी पिक्चर को, जिसमें बच्चा नंगा है, छोटा-सा है, हाथ में रोटी है और उसको मतलब उस संतुष्टि को गरीबी बनाकर बेचा गया। आप देखिए कितने तरीके से काम हुआ है ये, जिसमें हम संतुष्ट थे। हमें कभी फ़ील नहीं हुआ कि हम लोग भूखे हैं। हम लोग को कभी एहसास ही नहीं हुआ। आज वही जो है आपका वही जो दादी नोना खिलाती थी, वो वेज रोल बन गया है। वो एक बड़ा विषय है, उधर जाएँगे तो। लेकिन आप देखिए हम लोग को ये फ़ील ही नहीं हुआ कि हम लोग को मतलब हम लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन वैश्विक संस्थाओं ने किस प्रकार से हमारी संतुष्टि को बेचा है, हमारी संतुष्टि को बेचा गया है, कितने तरीके से हमारी संतुष्टि को बेचा गया है। अब समझिए, तो इन्होंने तर्क क्या गढ़ा कि इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरना है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया? जो हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के पीछे मुख्य तर्क यही था कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट नहीं भर पा रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, भारत भूखमरी की दौर से गुजर रहा है, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो अब इसको आंकड़े के तौर, क्योंकि आंकड़ों के तौर पे आप तथ्य के तौर पे बात करेंगे। आप जब कहते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या का हमें पेट भरना है, तो हमें कृषि को आधुनिक करना ही पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी भावना ये है कि लोग मरे ना। निश्चित ही आपकी भावना ये रही होगी कि लोग मरे ना, तभी तो आप कृषि को आधुनिक करना चाहते हैं। अब आ जाइए, जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, उससे पहले प्रति 100 पे मरने वालों की संख्या और ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद प्रति 100 व्यक्ति पे मरने वालों की संख्या, इसका अगर सर्वे किया, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले प्रति 100 पे कितने व्यक्ति मर रहे हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद प्रति 100 पे कितने व्यक्ति मर रहे हैं, तो कम से कम ये 10,000 गुना का डिफरेंस, 10,000 टाइम्स। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, हॉस्पिटल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन ही खड़ा हुआ, ये तो तथ्य है बिल्कुल। तो आप तो अपनी भावना के ही विरुद्ध हैं। आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोग मरे ना, इसलिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन ला रहे हैं, और दिख क्या रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो 10,000 गुना ज्यादा लोग मर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा झूठ और प्रपंच गढ़ा गया। यही बात कही गई व्हाइट रेवोल्यूशन के परिप्रेक्ष्य में, श्वेत क्रांति जिसको कहा गया है, कि भारत के पास पर्याप्त पीने के लिए दूध नहीं, इसीलिए एक व्यक्ति को इसके लिए पुरस्कृत भी कर दिया जाता है, बड़े-बड़े पुरस्कार भी दिए जाते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के परिप्रेक्ष्य। तो आप व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? आपकी देशी गैया खत्म होगी। भारत की कम से कम नहीं भी तो 12,000 से अधिक नस्लें व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद खत्म। और दूध, मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे शब्द परिभाषित हैं, हमारे शब्दों को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। दूध कैसे परिभाषित होगा? दूध वही है जो गाय दे, जो काऊ दे वो मिल्क है। मैं ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, और मिल्क हमारे लिए जहर है। हमारे यहां मिल्क को जहर कहा गया है। तो जो व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद तो दूध उत्पन्न ही नहीं हुआ है, कम ही था लेकिन हमारे पास दूध था। अब ज्यादा है लेकिन मिल्क है। तो सबसे पहले आप ये तय कर लीजिए, तो ये जो कुतर्क गढ़ा कि बढ़ती जनसंख्या के लिए पेट भरना है, तो आपने बढ़ती जनसंख्या का पेट कहां भरा है? पेट तो अन्न से भरेगा ना। आपने तो पेट में विष डाला है, और विष डाल के आप ये कह रहे हैं कि हमने पेट भरा है। तो ये पूरी तरीके से एक कुतर्क और एक प्रपंच है।
कि ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद लोगों का पेट भरा। लोगों का पेट अन्न से नहीं अपितु विष से भरा है। और विष, आंकड़ा निकालिए, जब विष से भरा तो प्रति 100 व्यक्ति मरने वालों की संख्या तो 10,000 गुना बढ़ गई। तो अब यहाँ पे इन सारे विषयों को समझने के पश्चात अब सारा विषय क्लियर है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, लैपटॉप पे ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। आधुनिक यंत्रों का हम भी प्रयोग कर रहे हैं। पुस्तक में वैसे पूरे आधुनिक यंत्रों का पूरे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर का विरोध किया गया है। लेकिन इसका भी मैं यहाँ कई बार मैंने खंडन किया है कि हमारी व्यवस्थाओं का प्रयोग करके, हमारी ही व्यवस्थाओं का प्रयोग करके ये पूरा तंत्र खड़ा होता है। ऐसा नहीं है, हमारे ही शून्य और एक का प्रयोग करके कंप्यूटर खड़ा होता है। तो जब हमें हमारी व्यवस्थाएं स्थापित करनी होगी, तो हम भी इनकी व्यवस्थाओं का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हमको विशुद्ध ग्राम्य व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। अब समस्या ये है कि इसके लिए दोषी कौन? इसके लिए दोषी सर्वप्रथम शासन की नीति, प्रारंभ से कोई पर्टिकुलर शासन नहीं है इसमें। 47 के बाद जो भारत स्वतंत्र होता है, तथाकथित रूप से जो स्वतंत्र होता है, उसमें हमारे ऊपर एक व्यवस्था लाद दी जाती है। इसको एक मैं उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। ये बड़ा अच्छा सा उदाहरण है। अभी छठ के संदर्भ में मेरा गांव जाना हुआ, तो मैंने कहा ना चाहते हुए भी इस व्यवस्था में हम चलने के लिए बाध्य हैं। 4 व्हीलर गाड़ी थी, 4 व्हीलर में हम लोग बैठ गए और गाड़ी दिल्ली से बिहार के लिए निकल गई। लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा थी। बैठ गए, गाड़ी एक्सप्रेसवे पे चलती है। एक्सप्रेसवे के बारे में हम सभी जानते ही होंगे। एक्सप्रेसवे की जो कल्पना है, अब एनएच से ऊपर की कल्पना है। एक्सप्रेसवे पे आप 4 व्हीलर की गाड़ी को 140 120 से नीचे चला ही नहीं सकते। अगर आप 140 120 से नीचे एक्सप्रेसवे पे चलाते हैं गाड़ी, तो कुछ भी हो सकता है गाड़ी के साथ। कुछ भी अर्थात कुछ भी। पीछे से ट्रक आएगा, मार के चला जाएगा। तो आप 120 और 140 पे एक्सप्रेसवे पे अपनी गाड़ी को चलाने के लिए बाध्य हैं। इस बात को नोट कर लेना चाहिए कि हम एक्सप्रेसवे पे अपनी गाड़ी को 120 और 140 पे चलाने के लिए बाध्य हैं। और जो भौतिकी के छात्र होंगे, जिन्होंने सामान्य भौतिकी भी पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, उनको यह पता है कि जब गाड़ी की इतनी तेज गति होती है, 120 140 होती है, तो आप अपनी खिड़की को खोल के नहीं रख सकते। जब गति बढ़ेगी, गति 80 से ऊपर जाएगी तो आप गाड़ी खिड़की खोल के नहीं रख सकते। 120 140 पे तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप खिड़की खोल के रखते हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपकी मुंडी बाहर भी जा सकती है। तो सर्वप्रथम एक्सप्रेसवे पे आपको 120 पे चलाने के लिए बाध्य किया, उसके बाद खिड़की बंद रखने के लिए बाध्य किया। और जब आपने खिड़की बंद कर दी, तो घुटन इतनी हो जाती है कि आप एसी चलाने के लिए बाध्य। तो ना चाहते हुए भी मैं यही कह रहा हूं कि समाज को जो लोग दोषी कह रहे हैं, 4-5 लोगों को बचाने के क्रम में 100 करोड़ व्यक्तियों को दोषी ठहरा देना, यह कहां से न्यायोचित है? इसके लिए पूरी व्यवस्था दोषी है। आप केवल 4-5 लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जो इस पूरी पॉलिसी को चला रहे हैं। 4-5 लोगों को डिफेंड करने के चक्कर में 100 करोड़ लोगों को ब्लेम कर दिया जाता है, ये कहकर कि समाज दोषी है। अरे समाज कहां से दोषी है? समाज तो इस पूरी व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य है। मैं ना चाहते हुए भी यूरिया, फर्टिलाइजर, डीएपी द्वारा पोषित अन्न खाने के लिए बाध्य हूं। ठीक वैसे ही एक्सप्रेसवे पे मैं एसी चलाने के लिए बाध्य हूं। ये विषय हमको समझना पड़ेगा। तो इसमें समाज यही है कि समाज प्रबल नहीं है, और समाज का ही अप्रबल जो स्वरूप है, वही सत्ता में बैठता है, वही शासन में बैठता है। तो कुल मिला के इसके लिए कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट, कोई पर्टिकुलर सत्ता, कोई पर्टिकुलर वो दोषी नहीं है। 47 के पश्चात जो भारत तथाकथित रूप से स्वतंत्र होता है, जिसमें हमारे ऊपर एक औपनिवेशिक व्यवस्था लाद दी जाती है, जिसको हम ना चाहते हुए ढोने के लिए बाध्य हैं, जो विदेशी शासन तंत्रों और पैशाचिक नीतियों द्वारा पोषित है। आज भी उन्हीं की गांव में लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनेगा या गैस सिलेंडर पे बनेगा, ये समाज कहां तय कर रहा है? ये तो वैश्विक नीतियों द्वारा तय हो रहा है। एक एक गांव की नीति विश्व सत्ता और जो उस शासन में बैठे हुए हैं वो लोग परिभाषित कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम भारत एक स्वतंत्र नीति दे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म से एक नीति दे कि पूरे विश्व को चलाने की ये नीति होनी चाहिए। ये केवल नीतियों की बात है। इसको अगर आप ऐसे समझ रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम ग्लोबली अगर अपनी बातों को रखेंगे, हर जो भी नीतियां रखी गई है वो ग्लोबल मंच द्वारा ही रखी गई।
सब लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, तो इस बात को भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म से रखना पड़ेगा, अपने विषय को आग्रहपूर्वक रखना पड़ेगा कि अब हमें मिट्टी के घर में रहना है या सीमेंट के घर में। जब सीमेंट के घर में आप रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भूकंप तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप सीमेंट के लिए कोयला कहां से प्राप्त करेंगे? खनन से ही प्राप्त करेंगे। और जब कोयला कोयला जब आप एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, तो फिर अंदर बचेगा क्या? अंदर की भूमि तो वैकेंट हो जाएगी। भूमि जैसे ही वैकेंट होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि भूकंप आएगा, और फिर भूकंप को आप प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जबकि भूकंप विशुद्ध रूप से कृत्रिम आपदा है, ये हमको समझने की आवश्यकता है। भूकंप हो, बाढ़ हो, सूखा हो, जिनको नेचुरल डिजास्टर कहा जा रहा है, जनरली दे आर नॉट नेचुरल डिजास्टर, ये सब कृत्रिम आपदा है। ये सब जो है डेवलपमेंट की जो नीति क्रियान्वित है, जिसको मैंने पुस्तक में बार-बार राक्षसीय तंत्र कहा है, उसके द्वारा जो यह पोषित नीति है, उसके द्वारा ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। हमारे यहाँ जो गांव से शहरों की ओर पलायन होता है, उसके पीछे भी ये पूरा तो दिखता ही है। जो पूरा, अब देखिए, हमारे यहाँ कहा गया कि गांव में शिक्षा नहीं है, जिसके लिए पलायन बहुत ही आवश्यक है, आपको गांव से शहर की ओर जाना ही पड़ेगा। मैं स्वयं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, अभियांत्रिकी मैंने भी की है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें तो मुझे गांव का विनाश ही सिखाया गया। जो पूरा पैटर्न है वो पूरा तो गांव के मशीनाइजेशन का पैटर्न है। तो आप जिस शिक्षा के लिए पलायन हो रहा है, वो शिक्षा तो भारत के कंक्रीटीकरण की शिक्षा है। वो शिक्षा तो गांव को बचाने वाली शिक्षा है, उनकी प्रकृति कहां से सुरक्षित रहेगी? तो जो ये बार-बार कहा जा रहा है कि पलायन आवश्यक है, गांव से शहरों की ओर आना ही पड़ेगा शिक्षा के लिए, मैं कह रहा हूं आइए, लेकिन किस शिक्षा के लिए? कौन सी शिक्षा होगी? वो शिक्षा जो नदियों को ध्वस्त कर दे, जो पर्वतों को ध्वस्त कर दे, जो कुओं को ध्वस्त कर दे, जो पोखरों को ध्वस्त कर दे, जो तालाबों को ध्वस्त कर दे। क्या इस बात की, मैं एक बहुत बड़ा तथ्य यहाँ पे देना चाहूंगा, इसको स्वतंत्र भारत बोला गया कि 47 में हमको स्वतंत्रता मिली। ब्रिटिशर्स का जो एरा था, वो मुश्किल से 200 साल का एरा था। आपने कभी गणना की है, कभी इसका कोई गणित है कि 200 साल में अधिक नदियां विलुप्त हुई हैं, छोटी-छोटी नदियां, या पिछले 70 वर्षों में 200 साल में अधिक पर्वत विलुप्त हुए हैं, या पिछले 70 वर्षों में? मतलब जितना तो उन्होंने नाश नहीं किया था प्रकृति का, उतना तो ये पिछले 70 वर्षों में हो गया है। छोटे-छोटे कुएं समाप्त हो गए, पोखर समाप्त हो गए, तालाब समाप्त हो गए, गैया समाप्त हो गई, बैल समाप्त हो गए, हाथी समाप्त हो गए, क्योंकि हाथी के अल्टरनेट में आपने खड़ा कर दिया, पूरा मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खड़ा कर दिया। अब उनकी उनकी उपयोगिता ही नहीं है। हमको यह समझना पड़ेगा कि पशुओं की उपयोगिता में ही पशुओं का जीवन अंतर्निहित है। बैलों की उपयोगिता में ही बैलों का जीवन है। हाथी की उपयोगिता में ही हाथी का जीवन है। कई सारी संस्थाएं हैं जो कहती हैं कि जलीकट्टू के माध्यम से शोषण हो रहा है पशुओं का। अरे उस ये लोग क्या करेंगे? ये लोग हत्या को शोषण नहीं बोलेंगे, उसकी उपयोगिता को शोषण बोलेंगे। बैल को अगर खींचा जा रहा है सामान्य तरीके से, जो बैलों की उपयोगिता है, तो वो शोषण हो जाएगा। लेकिन बैलों को अगर स्लॉटर हाउस में काटा जाएगा तो वो शोषण नहीं। जब तक पशुओं की उपयोगिता नहीं होगी, पशुओं की उपयोगिता से संरचना तैयार नहीं होगी, तब तक ये पशु कैसे सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे? बैल कैसे बचेगा? गैया कैसे बचेगी? मोर कैसे बचेंगे? गौरैया तो विलुप्त होने के कगार पे है। महानगरों में गौरैया कहाँ दिख रही है? अब उसके लिए छोटी-छोटी संस्थाएं खड़ी हो रही हैं। अब वो कितना बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, वो मैं नहीं जानता। लेकिन आपने तो एक पूरा ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया है, जिसमें इनके बचने की कोई संभावना ही नहीं है। तो ये मात्र सत्ता परिवर्तन का विषय नहीं है, जब तक पूरी व्यवस्था परिवर्तित नहीं, जिसमें प्रकृति के प्रशस्त मानबिंदु सुरक्षित है। ये आग्रहपूर्वक हमको कहना पड़ेगा। इन सारे विषयों को जब हमने आग्रहपूर्वक रखना प्रारंभ किया, तो जो कुतर्क गढ़ेंगे, मैं आज उनका भी खंडन करूंगा। सर्वप्रथम यह कुतर्क गढ़ा गया कि आप स्वयं भी इन व्यवस्थाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने बार-बार यह कह दिया है कि हमारी ही व्यवस्थाओं का प्रयोग करके ये सब कुछ खड़ा हुआ है। जिस मिट्टी पे आपने कंक्रीट बिछाया है, कंक्रीट आप कहां से लेके आए? हमारी ही मिट्टी से ना। कोयला आप कहां से लेके आए? हमारे ही कोयले। तो ये जो पूरा सीमेंट आपने बनाया, किस कोयले से बनाया? जो आप हमारी व्यवस्थाओं का प्रयोग करके एक पूरी पैशाचिक व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं, हम भी आपकी व्यवस्थाओं का प्रयोग करके एक पुनः जो है उस व्यवस्था को स्थापित करने का आग्रह कर रहे हैं, इतना ही।
दूसरा जो कुतर्क गढ़ा जाता है वो ये कहा जाता है कि ये सब अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है, अब ये सब संभव नहीं है। इसका सामान्य खंडन यह है, मान लिया यह सब अव्यवहारिक है, आप रैंडमली किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि क्या नदियां बचनी चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि नदियां नहीं बचनी चाहिए। आप किसी से कहिए क्या पर्वत बचने चाहिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे पर्वत नहीं बचने चाहिए। आप किसी व्यक्ति से कहें क्या पशु बचने चाहिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे पशु नहीं बचने, मतलब भावना सबकी यही है कि ये सब बचना चाहिए। आप एक तरफ इस पूरे विचार को अव्यवहारिक इम्प्रैक्टिकल कह रहे हैं, लेकिन आपकी भी भावना है कि ये सब बचना चाहिए। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अव्यवहारिक है, तो आपकी भावना अव्यवहारिक सिद्ध होती है। आपकी भावना इम्प्रैक्टिकल है। आपकी भावना प्रकृति के विरुद्ध है। हम बार-बार यही कह रहे हैं कि ये जो विषय है, ये विषय भारत के प्रत्येक व्यक्ति की भावना है। मैंने इस पुस्तक में सामान्य रूप से छोटे 32-33 पृष्ठों में इस भारत के प्रत्येक व्यक्ति की भावना लिख दी। इसीलिए हमारा उद्देश्य भी यही था कि भारत के गाँव-गाँव तक पहुँचे। 6,40,000 गाँव हैं भारत में, हर गाँव में इस पुस्तक की 2 प्रतियाँ पहुँचे। मैं इसी उद्देश्य को लेके आगे बढ़ा। इसीलिए इसका तमिल में, अंग्रेजी में, कन्नड़ में 3 भाषाओं में अनुवादन हो चुका है। बंगाली, मराठी, गुजराती, नेपाली इनमें भी अनुवादन का कार्य जारी है। तो इस विषय को भारत के गाँव-गाँव तक पहुँचाना है, महानगरों तक पहुँचाना है। जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, जो शासन के प्रतिनिधि हैं, उन तक भी ये बात पहुँचे कि प्रकृति के प्रशस्त मानबिंदु सुरक्षित रहेंगे। नीतियों का विषय। आप 4-5 लोगों को डिफेंड करने के लिए 100 करोड़ लोगों के ऊपर ब्लेम का गेम नहीं खेल सकते। ये हमारा सीधा पक्ष है। आप 100 करोड़ लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते मात्र 4 से 5 लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि ये 4-5 लोगों की ही नीति है। आप ब्लेम किसको कर देते हैं? समाज को, समाज दोषी है। अरे समाज कर क्या सकता है? मैंने तो बता दिया ना कि हम तो इस व्यवस्था में चलने के लिए बाध्य हैं। बालू खनन, जिसपे ये मेरे पुस्तक का एक इंडेक्स भी है बालू खनन। जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत लोग इस पे लिखते नहीं है, लिखने से बच जाते हैं बालू खनन। बालू खनन ने भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 6 लाख छोटी नदियों को लील गया, डकार गया बालू खनन। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए, एक ऐसा विषय है। बालू के लिए आपने तर्क क्या गढ़ा कि हम इससे घर बना रहे हैं बालू से, मतलब घर बनाने का आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। हमारे यहाँ तो पूरा एक ऐसा समाज था जिसका काम ही घर बनाना था, वो घर बनाने का ही काम करता था। बिहार में चले जाइए, पूरा समाज है नोनिया समाज, जो लंबे समय तक घरों की इंजीनियरिंग करता रहा। आज पूरी एक इंजीनियरिंग सिखाई जा रही है, उसके नाम पे भी नेचर को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और वो समाज प्रकृति सम्मत होके और घर की संरचना कर देता था। तो हमारे यहाँ तो पूरी व्यवस्था थी, घर बनाने की व्यवस्था थी। सबसे बड़ा विषय ये है कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास। इस तीनों के अन्यथा व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। भोजन आपको कहां से प्राप्त होगा? कृषि से ही प्राप्त होगा। कृषि के मूल में क्या है? गैया है, बैल है, या अन्य जो पशु हैं वो हैं। उनके चारे की व्यवस्था कहां से होगी? वो भी कृषि से होगी। मतलब भोजन आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। भोजन के मूल में क्या? तो कृषि। कृषि से आपको सारा भोजन प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पक्ष क्या है? वस्त्र। तो वस्त्र आपको कहां से प्राप्त होगा? वस्त्र के लिए भी जूट, कॉटन, ये सब कृषि से ही प्राप्त होता था हमारे यहाँ। रेडीमेड का तो कॉन्सेप्ट अभी अभी आया है। आज भी आप आसाम के गांवों में चले जाएं तो आपको जो वस्त्र है वो तो आप देखिए, कई जगह ये परंपराएं बची हुई हैं। और आज भी जो हमको वस्त्र हम पहन रहे हैं वो कहीं ना कहीं कृषि द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। प्लास्टिक के वस्त्र तो कभी भी हमने पहनने प्रारंभ नहीं किए। तो भोजन, वस्त्र दोनों ही कृषि द्वारा प्राप्त हो रहा है। तीसरा आवास। आवास तो है मिट्टी, खरपतवार, चूना, बांस, इसके घर तो हमारे यहाँ बनते थे। तो भोजन, वस्त्र, आवास तीनों ही प्रकृति द्वारा सुलभ है। तो चौथी कौन सी चीज है? चौथी जो भी चीज, अच्छा, इसके अन्यथा जो भी है वो सब इसका विस्तार मात्र है। भोजन का ही विस्तार है पिज्जा, भोजन का ही विस्तार है केएफसी, या जो भी जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो भोजन का ही विस्तार विस्तार है। हमारे यहाँ रोटी और सब्जी को भोजन बोला जाता था, अभी जो है भोजन की बस परिभाषाएं बदल गई। वस्त्र, जो जो जितने भी ब्रांड हैं वो सब वस्त्र का ही विस्तार है। हमारे यहाँ जो वस्त्र था, तो ये
जो भी हुआ है, जो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो भौतिक बाध्यता खड़ी हुई है, वो इन तीनों का विस्तार मात्र ही है। अभी जो है आवास के नाम पे लोन लिया जा रहा है, स्वयं को बेच के घर खरीदा जा रहा है, खुद को बेच के घर खरीदा जा रहा है, उसमें लोग परेशान है, पूरा जीवन उसी में निकल जा रहा है, उसका लोन भरने में। मतलब तीनों का विस्तार मात्र ही है, भोजन वस्त्र आवास का विस्तार ही है, और उसमें उसमें पूरी ग्रामीण व्यवस्था, सब कुछ ध्वस्त, कुछ नहीं बच रहा है। तो हमने कहा जब भोजन वस्त्र आवास आपको प्रकृति द्वारा सुलभ है, तो आपको चौथी चीज क्या चाहिए जिसके लिए आप गांव से शहर की ओर जा रहे हैं? शिक्षा। तो शिक्षा तो भारत के कंक्रीटीकरण की शिक्षा है। एक और पक्ष में इसमें जोड़ूंगा जो बार बार उतर के कर दिया जाता है कि हमारे यहां सीधा स्पष्ट सूत्र है, काम के बदले अनाज, श्रम का मूल्य जो होगा वो अन्न होगा। ग्रामीण व्यवस्था यही रही, श्रम का मूल्य अन्न, श्रम कीजिए अन्न को प्राप्त कीजिए। आज अत्यधिक श्रम करके आप अन्न के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब भी आपको अन्न प्राप्त नहीं हो पा रहा है। शहरी पैशाचिक संरचना है, उसमें शुद्ध अन्न निःशुल्क रूप से सुलभ था, अशुद्ध अन्न के लिए आपको टैक्स देना पड़ रहा है। शुद्ध वायु आपको निःशुल्क रूप से सुलभ थी, अशुद्ध वायु के लिए आपको खरीदना पड़ रहा है। शुद्ध भोजन, शुद्ध जल, सब आपको निःशुल्क, और अशुद्ध का व्यापार चल रहा है। अब देखिए कितना बड़ा मैकेनिज्म ये खड़ा होगा। तो इसके लिए ये एक नीतिगत आंकड़ा है, हमको ये समझना पड़ेगा। मैं बार बार कहूंगा कि आप 4 लोगों को बचाने के लिए 100 करोड़ लोगों के ऊपर ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। आप केवल 4 लोगों को डिफेंड करोगे, 4 से 5 लोग ही हैं जो पूरे पृथ्वी की नीति चला रहे हैं कि पृथ्वी में कंक्रीट की चादर बिछेगी या मिट्टी की चादर बिछेगी, गैस सिलेंडर होगा या चूल्हा होगा, ट्रैक्टर होगा या बैल होगा, ये 4 लोग ही तय करने वाले हैं। तो आप 100 करोड़ लोगों के ऊपर ब्लेम कर दे रहे हैं, आप 4 लोगों को नहीं बोल पा रहे हैं। भारत स्वतंत्र हुआ, यही 4 लोग, प्रारंभ से यही चल रहा है। तो मेरा कहना यही है कि अब उन 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको समझाया जाए कि भैया एक भारत ने, ये तो जो सनातनी लोग हैं वो ये विशुद्ध रूप से जानते हैं कि 1000 वर्ष पूर्व तक पूरे पृथ्वी की 48 से 50% भूमि को तो भारत कहा जाता है, और भारत ने ही पूरे विश्व की नीति दी है। हम नीति देने में सक्षम थे। हम जब नीति देते थे तो बैल सुरक्षित थे, हाथी सुरक्षित था, घोड़े सुरक्षित थे, खच्चर सुरक्षित थे, चींटी सुरक्षित थी, गौरैया सुरक्षित थी, बांस सुरक्षित था, खेत सुरक्षित थे। आपने जो नीति बनाई उसमें एक भी प्रकृति के एक भी प्रशस्त मानव सुरक्षित नहीं। तो हमने तो, और आप ब्लेम क्या कर देते हैं कि भारत ने कोई आविष्कार ही नहीं किया। कैसे मूर्ख बना दिया जाता है भारतीयों को कि भारत ने कोई आविष्कार ही नहीं किया। अरे हम तुम्हारे जैसा आविष्कार करें क्या? बैलों को डकारने वाला आविष्कार करें, हम यांत्रिक दानवों का आविष्कार करें। हमारे यहाँ राक्षसों की रचना नहीं होती है, देवों की रचना होती है। देवों का सृजन होता है भारत में, राक्षसों का सृजन नहीं होता है। आप ट्रैक्टर रूपी यांत्रिक दानव बनाते हैं और कहते हैं कि हमने आविष्कार किया है। यांत्रिक दानव को तुम आविष्कार बोल दे रहे हो, किसे मूर्ख बना रहे हो? आपने जो जितने भी इन्वेंशंस किए हैं सबको तो हमने एक ही शब्द में कह दिया, यांत्रिक दानव। आपने यांत्रिक दानवों को का सृजन करके और आप उसको आविष्कार मान रहे हैं। हमारे यहाँ आविष्कार की कल्पना ही पैशाचिक है। हमारे यहाँ तो सब प्रकृति सम्मत है, सब बीज स्वरूप पहले से ही सुलभ है। गैया का आविष्कार करना पड़ेगा क्या? बैल का आविष्कार करना पड़ेगा क्या? हाथी का आविष्कार करना पड़ेगा क्या? गौरैया का आविष्कार करना पड़ेगा क्या? तोते का आविष्कार करना पड़ेगा क्या? आविष्कार की जो ये पूरी रचना है, ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से पैशाचिक। क्यों? सबसे पहले हमको स्वीकारना पड़ेगा कि हमको इस सहज रूप से स्वीकारना पड़ेगा, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए भी स्वीकार रहा हूं। मैं स्वीकार रहा हूं इस बात को कि इस व्यवस्था में जीने के लिए मैं बाध्य हूं। हमको इस सहज रूप से पहले हम स्वतंत्र रूप से स्वीकार लें, फिर इस विषय को आग्रह पूर्वक रखें कि भैया मैं तो एक्सप्रेसवे पे 140 की स्पीड में चलने के लिए बाध्य हूं। आपने संरचना ही ऐसी बनाई है, मैं तो बार बार वही बात बोलूं। तो ये सारा विषय जो है ये समझने की आवश्यकता है। ये सारा विषय समझने की आवश्यकता है कि हमको एक पूरी पैशाचिक व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य कर दिया। मैं समाज को बिल्कुल मतलब आश्वस्त होने को कह रहा हूं कि आपका कोई दोष नहीं, आपका मात्र इतना ही दोष है, आपने प्रतिकार किया।
अगर आप ये सब कुछ समझ रहे थे तो आपको प्रतिकार है। समाज का दोष है, समाज का मात्र इतना ही दोष है, आपने प्रतिकार नहीं। पिशाचों से आपने प्रतिकार नहीं। ये जो पैशाची की व्यवस्था है, इससे आपने प्रतिकार किया, आपको प्रतिकार करना। बाकी शासन तंत्र भी कोई पर्टिकुलर नहीं, कोई विशेष शासन तंत्र नहीं जो चला आ रहा है। कोई मूलचूल परिवर्तन तो दिखता नहीं है, सारे एक्ट वही हैं। जो ब्रिटिशर्स की कूटनीति द्वारा जो एक्ट बने वही है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। दूसरा, मॉडर्न जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके पक्ष में ये तर्क, हम जल्दी पहुंच जा रहे हैं, हम हवाई जहाज से जल्दी पहुंच जा रहे हैं, हम ट्रेन से जल्दी पहुंच जा रहे हैं, हम बसेस से जल्दी पहुंच जा रहे हैं। अरे जल्दी पहुंच के आप करेंगे, ये पूरी व्यवस्था ऐसे हमारे तो पूरी, आपने जल्दी पहुंच के क्या किया? अभी इसकी इसकी अगर गणना हो, हमारे नाना जी के बड़े भाई गोपालगंज से प्रयाग 400 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। आज के युवाओं में 1.5 किलोमीटर पैदल चलने का सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने विकल्प खड़ा कर दिया, पैदल का, मनुष्य का विकल्प आपने, पैरों का विकल्प आपने खड़ा कर दिया, पैरों का विकल्प आपने वाहन बना दिया। मैंने अपनी पुस्तक में भी कहा है कि पैरों का विकल्प कदापि वाहन नहीं हो सकता, हाथों का विकल्प कदापि मशीन नहीं हो सकता, मस्तिष्क का विकल्प कदापि कंप्यूटर नहीं हो सकता है। रियल रियल होता है, अल्टरनेट अल्टरनेट होता है, यह हमको समझना पड़ेगा। और यह बात यहां हमको नोट कर लेनी पड़ेगी, ये लिख लेनी पड़ेगी ये बात कि किसी भी वस्तु, किसी भी तत्व, किसी भी प्राणी का अगर अल्टरनेट खड़ा किया जाएगा तो वह समाप्त हो जाएगा। या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी प्राणी, किसी भी पशु, किसी भी तत्व को समाप्त करने का एक सामान्य सूत्र है, उसका अल्टरनेट खड़ा कर दो। आप गैया का अल्टरनेट खड़ा कर दिए, गैया खत्म। अभी गैया दूध केंद्रित है, जिस दिन दूध का विकल्प खड़ा हो गया, गैया खत्म, फिर उसकी भी उपयोगिता। जिस दिन पाउडर मिल्क आ गया, फिर गाय किस लिए? अभी तक तो गाय इसलिए है ना कि दूध दे रही है जैसे तैसे, क्योंकि कृषि से तो आपने गाय को हटा दिया पूरी तरीके से। अब केवल वो दूध है, दूध की फैक्ट्री है गाय। जिस दिन आपको दूध कहीं और से, पाउडर से आपने दूध जिस दिन बना लिया, जैसे तैसे प्लास्टिक प्लूस्टिक कैसे कभी करके आपने दूध अवेलेबल करवा लिया, उस दिन गाय खत्म। तो ये सामान्य सूत्र है, ये सूत्र पश्चिम द्वारा पोषित है, ये हमारे यहाँ का सूत्र नहीं है। ये सूत्र पश्चिम द्वारा पोषित है कि किसी भी तंत्र को अगर आपको, किसी भी तत्व, प्राणी, पशु, पक्षी, वस्तु को अगर समाप्त करना है तो उसकी उपयोगिता खत्म कर दीजिए। वृक्षों की उपयोगिता खत्म कर दीजिए, गैस सिलेंडर लेते आइए, वृक्ष खत्म। क्या उपयोगिता है? हमारे यहाँ जलावन की लकड़ियां होती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन की लकड़ियों से चूल्हे में काम चल जाता था। कुतर्क गढ़ दिए, कुतर्क ये गढ़ दिए कि इससे बीमारियां होती। उसका सर्वे कीजिए कि गैस सिलेंडर से ज्यादा व्याधियां हुई या फिर लकड़ी के चूल्हे से, सब कुछ स्पष्ट है। मैंने कहा ना कि प्रति 100 व्यक्ति मरने वालों की संख्या आफ्टर मॉडर्न रेवोल्यूशन, जिसमें ग्रीन है, जिसमें व्हाइट है, प्रति 100 व्यक्ति मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। ये तो फैक्ट है बिल्कुल। दूसरा, मैं जनसंख्या के पक्ष में विशेष यहाँ पे ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुतर्क का जो सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है वो जनसंख्या है। ये कह दिया जाता है कि जनसंख्या बढ़ रही है। हमारे यहाँ जनसंख्या को प्रकृति नियंत्रित करती है, जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम प्रकृति का है। जनसंख्या कृत्रिम तंत्रों द्वारा नियंत्रित नहीं होता था, जनसंख्या विशुद्ध रूप से प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता था। जनसंख्या को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी प्रकृति की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होता है, हस्तक्षेप होता है पिछले 500 वर्षों में। जो पूरा मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट है, ये पिछले 500 वर्षों का ही है। जो पैशाचिक है, जो यांत्रिक है, जो यांत्रिक दानव है, ये पिछले 500 वर्षों में इंटरवेट करता है पूरी व्यवस्था में। क्या करता है? ये जनसंख्या, जो जिस जनसंख्या को प्रकृति नियंत्रित करती थी, इसने प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास किया और जनसंख्या को नियंत्रित कर दिया। जनसंख्या बढ़ती गई। मैंने पूरी ग्राफिंग की है, भविष्य में इसको अगर कभी दिखाने का मौका मिला तो मैं अवश्य ही दिखाऊंगा। पूरी ग्राफिंग की है मैंने, 5000 वर्षों का एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए, जिसको हमारे यहाँ ग्राफ कहा जाता है, वो ग्राफ ड्रॉ कीजिए टाइम और पॉपुलेशन के बीच में, तो आपको पता चलेगा कि 4000 वर्षों तक जनसंख्या कांस्टेंट है, स्थिर है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और अचानक उसमें एक्सपोनेंशियल चेंज आ रही है जब साइंस, तो जनसंख्या को तो साइंस ने बढ़ाया है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? उसके लिए भी समाज दोषी।
मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसके लिए मात्र 4-5 लोग दोषी हैं, लेकिन आप 100 करोड़ व्यक्तियों को ब्लेम कर देते हैं। तो ये जो 100 करोड़ व्यक्तियों को ब्लेम करने की जो पूरी कूटनीति है, ये नहीं चलेगी। आप 4 व्यक्तियों को डिफेंड नहीं कर सकते। ये विषय हमको समझने की आवश्यकता है। इस पुस्तक में मैंने यही ये एक सामान्य मैंने कहा कि इस पुस्तक को हर वो व्यक्ति समझता है जो गाँव को जीता है, जो गाँव को समझता है, जिसके मूल में गाँव है। 1980 तक 1980 तक दिल्ली का 70% क्षेत्र ग्रामीण था। मैं 80 तक की बात कर रहा हूँ। द्वारका के क्षेत्र में गन्ने और गेहूं की खेती होती थी। ये 80 तक की कल्पना है। मुंबई मुंबई का कम से कम 60 से 70% क्षेत्र 1970-80 तक ग्रामीण था। लेकिन अभी ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना दिया। यही विकास की सबसे बड़ी योजना है। इसके लिए समाज भी एकदम लहालोट है। उसको एकदम इसका पूरा चरस इंजेक्ट कर दिया गया है। ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना देना, नगर पंचायत को नगर परिषद बना देना, नगर परिषद को नगर पालिका बना देना। और टैक्स कहां से आप वसूलेंगे? कहां से वसूलेंगे टैक्स? समाज से ही टैक्स वसूलेंगे आप। और लॉलीपॉप किस चीज का? तो डेवलपमेंट हो रहा है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एजेंडा है, इस पूरे एजेंडे को समझने की आवश्यकता है। और मैं बार-बार कह रहा हूं कि 4 व्यक्तियों को बचाने के क्रम में आप 100 करोड़ व्यक्तियों को ब्लेम नहीं कर सकते। समाज दोषी नहीं है, नीतियां दोषी हैं, जो पश्चिम द्वारा पोषित है। उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है मात्र। इसके लिए कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट दोषी नहीं है। ये भारत तथाकथित रूप से स्वतंत्र होता है और एक औपनिवेशिक व्यवस्था हमारे ऊपर लाद दी जाती है, जिसको हम ना चाहते हुए ढोने के लिए बाध्य हैं। छोटे-छोटे इंडेक्सों में इस पुस्तक में मैंने सारा विषय समझा दिया। गिनती के इसमें 8-10 इंडेक्स हैं। बालू खनन, आधुनिक वाहन, सुविधा अर्थात व्याधि, डेवलपमेंट अर्थात विनाश, सब समझाया है छोटे शब्दों में। भारत का जो सामान्य वर्ग है, उसकी भावना को मैंने बस लिख दिया इसमें। तो ये एक आग्रह है शासन से और समाज से, जैसा शिवाजी ने प्रारंभ में कहा था। ये आग्रह है शासन और समाज से, दोनों से, कि प्रकृति के प्रशस्त मानबिंदु अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित एवं संरक्षित रहे। विकास का जो वर्तमान स्वरूप है, जिसको डेवलपमेंट इस पुस्तक में कहा गया है, वह यांत्रिक दानवों द्वारा संचालित है। समाज का इतना ही दोष कि उसने प्रतिकार नहीं किया, और बाकी नीतियां। तो ये सारा क्रम है। इन्हीं विषयों के साथ मैं अपने विषय धन्यवाद संजीव जी। आपने अपने पुस्तक के माध्यम से विकास और डेवलपमेंट के द्वारा शासन और समाज को प्रकृति की ओर जागरूक कर रहे हैं और इसका संरक्षण करने के लिए लोगों से आप आग्रह कर रहे हैं। तो जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह वस्तु को इस्तेमाल करने के भी 2 पहलू होते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं वो हम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा कोई भी वस्तु का या फिर प्रकृति का इस्तेमाल करने पर नकारात्मक का रूप ले लेता है। तो हम सिर्फ प्रकृति का दोहन करते रहते हैं, लेकिन हम प्रकृति को देते कुछ भी नहीं है। आपका बहुत ही अच्छा टॉक था। आप उम्र में बहुत छोटे हैं, फिर भी हम संजीव तिवारी जी ही बोलेंगे कि क्या लिखा है, और इतने अच्छे विचार आपने बताए हमको। पर दुख होता है ये सब सुन के, ये तो है, क्योंकि हम लोग अभी विकास विकास का हम सभी इतना बोल रहे हैं, क्योंकि हमें बताया गया और हमें लगता है कि सबको विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि गरीबी है, ये करना है। और आपने जिस प्रकार से आपने बताया है, ये बात सही है। कई पुस्तकों में हमने पढ़ा भी है, कई लेख भी हुए हैं, पढ़े हैं ऐसे, कि ये एक्चुअली सही तरीका नहीं है। लेकिन आपने जो अभी ये हाईवेज के बारे, एक्सप्रेसवेज के बारे में भी कहा, पर अभी आप देख रहे हैं कि इतना कुछ जो हो रहा है एक्सप्रेसवेज के बारे में, इतना कुछ में लॉन्च हो रहे हैं, ये हो रहा है। एक राज्य का डेवलपमेंट जो है और विकास जो है, इसके बेसिस पे बताया गया है। तो हमारी जो हम सबकी परिभाषा जो है, वो हम चाहे ना चाहे बदल चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। हमें एडमिट करना होगा कि कहीं ना कहीं पे, जब से जिन लोगों के पास ज्यादा कोई शिक्षा भी ना हो, फिर भी उनकी परिभाषा यही है। आपने देखा है कि आप अगर ऐसे विचार या ऐसे फैक्ट्स भी अगर आप बताएंगे, तो भी उनको लगेगा नहीं, उनको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं आदमी, क्योंकि हम लोग इस तरह से, हम ऐसे जो 70 साल में ऐसे हो गया हमारा, मतलब कि हम ऐसे यूज्ड हो गए, डेयरी का दूध है, ये वो है, पूरी ये जो है सिस्टम,
सब बदल दिया गया है। तो अभी जो है हमारे पास एक नेशनलिस्ट, एक राष्ट्रवादी सरकार है, बीजेपी सरकार। आपने किसी से बात की है या किसी बड़े नेता से बात की है, आपके ये विचार आपने बताए हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत मतलब जरूरी बातें हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए इसके लिए, मतलब क्या करना चाहिए कि जो सत्ता में है, जो लोग इन पावर है, वो इस बात को सुने और इसको इस पे विचार। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांजलि जी। और आपकी भावना वही है जो मेरी भावना है। हम दोनों की भावना में कोई भेद नहीं है। पिछले 6 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। पहले एक गैर सरकारी संगठन के लिए काम किया। यहाँ नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। अभी स्वयं के संगठन को लेकर कार्यरत हूँ, ग्राम उदय फाउंडेशन। 1 वर्ष हो गए इसको चलाते हुए। तो इस बीच में जब व्यक्ति सामाजिक रूप से काम करता है तो ना चाहते हुए भी राजनीतिक लोगों से उनकी मुलाकात हो जाती है। उनसे वो परिचय में आते हैं। तो कई राजनीतिक लोगों से मिलना हुआ और एक दल नहीं, अन्य दलों के लोगों से मिलना हुआ। हर दल के लोगों से मिलना हुआ, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या वो विपक्ष के हों। हमने सबसे ये बात कही। सबको ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। सर्वप्रथम जो आपने कहा, राजनीतिक दलों में बैठे हुए मैं 2 केंद्रीय मंत्रियों को यह पुस्तक भेंट कर चुका हूँ। मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूँगा। 2 केंद्रीय मंत्रियों को मैं यह पुस्तक भेंट कर चुका हूँ। तो सबको ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। एप्रिशिएट भी बहुत करते हैं कि तिवारी जी आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा विषय है। मैं बार-बार कहता हूँ कि पूरे विचार के केंद्र में मैं कहीं भी नहीं हूँ, केवल ये विचार है। व्यक्ति नहीं है यहाँ। हमारा लक्ष्य है इस विचार को स्थापित करना, व्यक्ति को स्थापित करना सनातन परंपरा में कभी भी हमारा लक्ष्य नहीं था। लेकिन वो लोग भी ना चाहते हुए इस बातों को कहते हैं कि हम बाध्य हैं वैश्विक नीतियों पर। कई सारे सत्ता के प्रतिनिधियों ने, शासन तंत्र के प्रतिनिधियों ने कहा कि हम वैश्विक नीतियों द्वारा बाध्य हैं। इस बात को वो लोग स्वीकारते हैं। एक बड़े केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा कि गैस सिलेंडर लाना हमारी मजबूरी थी। हम क्या करते? मतलब एक अब यहाँ पे अगर हम कहें तो मतलब ऐसी पूरी व्यवस्था ला दी गई जिसको ना चाहते हुए वो लोग, सत्ता के पक्ष के साथ भी वही स्थिति है जो समाज की स्थिति है। और जहां तक आप समाज की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि समाज का जो मानस होता है, मानस पटल, वो शासन द्वारा तैयार होता है। हमारे दिमाग को भी कैसे गाइड कर दिया जाता है शासन द्वारा। हमको लगता है कि हमारा जो हमारी बुद्धि स्वतंत्र है, ये हमारी बुद्धि को हर काल में शासन ही संचालित करता है। शासन बड़े तरीके से हमारे मानस पटल पे स्थापित हो जाता है। तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि समाज का बस इतना ही दोष है कि वो प्रतिकार करने में अक्षम है। शासन में बैठे हुए लोग चाहते हैं, उनकी भावना है, वो करना चाहते हैं। बहुत लोग हैं। मैं यहाँ पे करने वालों का भी नाम नहीं लूँगा और नहीं करने वालों का भी नाम नहीं लूँगा। नकारात्मक इनपुट भी मुझे मिला है। बहुत ज़्यादा नकारात्मक मिला है, लेकिन मैं कभी निराश नहीं हुआ। मैं बार-बार इस आग्रह को करता रहा। कई सारे सांसदों ने कहा कि हम इस विषय को उठाएँगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन विषयों को कभी भी हमारे संसद से नहीं उठाया। इन विषयों पे कभी कोई चर्चा नहीं हुई। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चर्चा किया है। राजीव दीक्षित इस आग्रह को बार-बार करते थे। मैं यहाँ उनका नाम लेना भी आवश्यक समझूंगा। तो सामाजिक कार्यकर्ता तो इस आग्रह को रखते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता आती है तो वैश्विक नीतियों द्वारा वो कैसे बातें हो जाती हैं, मैं समझ नहीं पाता। एक ऐसा जिसको कहते हैं इंटरनेशनल प्रेशर, जिससे ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वास्तविक राष्ट्रवाद क्या है, हमको ये समझ, राष्ट्रवाद को भी पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। राष्ट्रवाद जो होगा वो इंटरनेशनल प्रेशर से मुक्त होगा। अंतरराष्ट्रीय जो दबाव है उससे राष्ट्रवाद मुक्त होगा। तो शासन के लोगों के साथ ये समस्या है कि वो चाहते हैं, उनकी भावना है। मैं 2 केंद्रीय मंत्रियों को दे चुका हूँ, दोनों ने मेरी पीठ थपथपाई। दोनों ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि तिवारी जी आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन वही उनकी व्यवस्था, वो स्वयं भी बाध्य हैं। स्वयं इस विषय पे खुल के पब्लिकली बोल भी नहीं पा रहे हैं। बोल भी नहीं पा रहे, इस स्थिति में भी नहीं है कि ट्रैक्टर ने बैलों की हत्या की, ट्रैक्टर बैलों का हत्यारा। आप तो बहुत बड़ी बात कह रही है एग्जीक्यूट करने की। मैं तो ये कह रहा हूं कि शासन का जो वर्ग है बोलने की स्थिति में भी नहीं है। हम तो बस बोलने की स्थिति में लाना चाहते हैं। हम तो एक सेतु बना रहे हैं। हम तो एक सेतु बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि शासन के प्रतिनिधियों को बोलने की स्थिति में लाना, उनको इस स्थिति में लाना है कि वो समाज के समकक्ष इस विषय को आग्रहपूर्वक बोल सके। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार, नमस्कार अरविंद जी।
मैंने आपकी टॉक शुरू से सुनी और समाज के विकास के लिए आपकी जो पीड़ा है और जो भावना है, उसके साथ मैं 100% कनेक्ट करता हूँ। उसका मतलब उसका एक अनुभव के साथ मैं आपकी बात से मतलब आपके साथ हूँ। क्योंकि कुछ-कुछ इसी तरह की भावनाओं के साथ ही मैंने भी अपना टीचिंग प्रोफ़ेशन छोड़ के और समाज में आती हुई विकृतियों को अनदेखा नहीं कर सकते। इस एक संकल्प के साथ मैंने भी एक सामाजिक रिसर्च को अपने कंधों पे उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेके और एक रिसर्च सिस्टमैटिक मतलब शुरू तो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक मैं ले आया हूँ। और उस कंक्लूजन का एक कॉन्सेप्ट एक एक लेसन एक एक जो उसकी एक सीख है, वो शायद आपके लिए बहुत रोचक या बहुत उसमें आपको रुचि आएगी। उसका नाम है आईजीपी मॉडल। आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जी फॉर गवर्नेंस और पी फॉर पीपल। तो जो डेवलपमेंट है, जिसको हम डेवलपमेंट इंग्लिश में बोल रहा हूँ, विकास जो है, वो जब तक तीनों के इंटरसेक्शन के बराबर ही विकास हो पाएगा, क्योंकि लोग जब तक विकसित नहीं होंगे, तब तक सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नेंस से काम नहीं चलेगा। तो यदि संभव हुआ तो उसका एक वीडियो प्रेजेंटेशन है आईजीपी मॉडल का, वो मेरी वेबसाइट के थ्रू आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अदरवाइज वी कैन गेट ऑफलाइन एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। बट द पॉइंट इज कि आप जो काम कर रहे हैं, उसकी महत्ता है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। और पूर्व में तो वो हमारी संस्कृति में ही रही है। तो आप को मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी थोड़ी प्रश्नोत्तरी में दीपांजलि जी के साथ अपनी बात हो रही थी, तो हम जैसे शासक वर्ग से बहुत अपेक्षा रखने का जो एक हमारा मंतव्य होता है, जनरली एक विचारधारा होती है कि हम पावरफुल शक्तिशाली लोगों से कैसे काम कराएँ। तो उसमें एक मेरा विचार ये है, उसके इस विचार को संक्षिप्त में रखने के बाद मैं अपना प्रश्न रखता हूँ कि शासक वर्ग जो है, जिसको हम शासक वर्ग बोलते हैं, वो एक 5 साल में बदलते रहने वाली टेम्परेरी अरेंजमेंट होती है। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो हर 5 साल बदलते हैं और अनरिटन रूल है, हम सबको मालूम है कि उनके भी पीछे बहुत थोड़े लोग जो हैं, वो कंट्रोल करते रहते हैं। मतलब जो दिखने के लिए मंत्री हैं, लेकिन मंत्री के निर्णय जो हैं कहीं और से कंट्रोल होते हैं। तो जैसा आपका भी अनुभव रहा है, और फॉर दैट मैटर राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने के लिए तो एक अंतर्राष्ट्रीय लॉबी बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसके लिए प्रॉपर फंडिंग भी हो रही है। तो ये एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड कंस्पिरेसी है, जिसके अगेंस्ट में हमारी पूरी चल रही है। मेरा प्रश्न सिर्फ प्रश्न या एक दृष्टिकोण ही है कि ये जो पूरी विचारधारा को ग्राउंड लेवल पे लेके आके और उसको स्थापित करने की जो बात है, उसके लिए हमें जनमानस पर ही अपना फोकस रखना पड़ेगा। आपके क्या विचार हैं? क्योंकि कल के राजनीतिज्ञ, कल के नीति निर्धारक भी इसी जनमानस से निकल के आएँगे, और जनमानस को एक दिशा में लेके आना, ये एक बहुत लंबा प्रयास होता है, इसमें समय लगता है। आपके क्या विचार हैं? अरविंद जी, आपका हृदय से धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार आपने प्रस्तुत किए। आपने पूरा एक मॉडल भी बताया और उसको भी हम आपसे भविष्य में समझेंगे। आपने जो कहा कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ग्राउंड तक लाने में क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या विषय है, वो सारा विषय भी। ये सबसे बड़ी बात भारत की ही अगर आबादी देखें तो बहुत बड़ी है, 135 करोड़ की आबादी है। विश्व की देखें तो 700 करोड़ लोग हैं। एक-एक व्यक्ति तक एक संजीव तिवारी, एक अरविंद अग्रवाल, एक दीपांजलि जी का पहुंचना लगभग असंभव है। अगर हम चाहें कि 1 टू 1 सोशल मीडिया भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। 10 मिलियन का व्यू होता है, उसमें भी आपको पता नहीं चलता किसने देखा, लाइक का केवल वो आता है। सोशल मीडिया भी आप उतने लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आज तक वो मॉडल कभी बन ही नहीं पाया कि आप 1 टू 1, मैं 1 टू 1 कह रहा हूँ, 1 टू मेनी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। 1 टू मेनी तो आप बहुत लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन 1 टू 1 कनेक्ट होने का कोई मॉडल बना ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया कि वैचारिक रूप से इस पूरे विषय को लिपिबद्ध कर दिया जाए पुस्तक, और भविष्य में साल 2 साल बाद इसको पीडीएफ के रूप में मैं पब्लिक कर दूंगा।
और इसको जितना हो सके उतना सर्कुलेट करना है। फिलहाल तो हम लोग यही कर सकते हैं, गांव-गांव तक पहुंचाना इस चीज। एक व्यक्ति गांव में, एक व्यक्ति हम संस्थागत रूप से एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे, एक व्यक्ति भी पढ़ ले, उसके माध्यम से 50 लोग प्रभावित हो जाए, तो एक इस विचार को लेके एक भीड़ इकट्ठी हो जाए, मोब इकट्ठा हो जाए। मेरा कहना है कि पूरे विश्व में 700 करोड़ में से अगर 400 करोड़ लोगों की ये भावना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक जो मास की भावना अगर ये है, तो मुझे लगता है शासन तो झुकना क्यों पड़ेगा, उसको मानना ही पड़ेगा इन विषयों को। तो या तो वैचारिक रूप से लिपिबद्ध करके, क्योंकि छोटी सी पुस्तक है, 32-33 पृष्ठों की पुस्तक है, मुझे लगता नहीं है कि इसको पढ़ने में किसी को कठिनाई है। मतलब अगर आप प्रतिदिन 5-5 मिनट भी देते हैं तो 3 दिन में पुस्तक कंप्लीट हो जाती है। हमने तो यही गणना की इस पुस्तक के बारे में कि प्रतिदिन 5 मिनट, और प्रतिदिन 5 मिनट किसी के पास नहीं है, ऐसा तो मुझे दिखता नहीं। आज भी ऐसी स्थिति बनी रही है कि 5 मिनट किसी के पास ना हो। तो हमको यही आवश्यकता है कि इस विचार को, और मैं बार-बार कह रहा हूँ, विचार के केंद्र में व्यक्ति नहीं है, विचार के केंद्र में केवल और केवल विचार है, विचार को स्थापित करना। ये विचार किसी के भी माध्यम से स्थापित, ये मैंने श्री राजीव भाई से सीखा था कि व्यक्ति स्थापित नहीं होना चाहिए, केवल विचार स्थापित होना चाहिए। तो केवल विचार को स्थापित करना है, और इन्हीं विषयों को मनुष्य का जीने का एक साधन, एक पैसा है, ठीक है? और जीवन यापन करने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत होती है वह पैसे से आ सकती है। अगर इसमें ग्रामीण लोग, वो लोगों को बाजार जाकर संसाधन खरीदने की जरूरत होती है, तो इसमें बुराई क्या है? जैसे कि आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो ग्रामीण के लोग हैं आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, तो इसमें बुराई क्या है अगर सामान खरीदने जाते हैं? इसमें बुराई जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ भी करें तो आपके केंद्र में प्रकृति रहनी चाहिए, प्रकृति सुरक्षित रहे, क्योंकि सबकी ये भावना अंतर्गत सीमा जी है कि प्रकृति सुरक्षित। मैंने बार-बार यही कहा कि आप किसी से भी पूछ लें कि नदियां सुरक्षित रहनी चाहिए या नहीं, पर्वत सुरक्षित रहने चाहिए या नहीं, वृक्ष सुरक्षित, हर को कोई ये नहीं कहेगा कि सुरक्षित ना रहे, किसी की भावना नहीं है। आप जो परचेज कर रहे हैं, जो पूरा जो करेंसी सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि करेंसी सिस्टम हमारे सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है, सनातन परंपरा में भी करेंसी की पूरी व्यवस्था है, लेकिन हम जो परचेज कर रहे हैं, हम क्या परचेज कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैंने एक विषय बताया था टॉक के दौरान, ये विषय था कि श्रम के बदले अन्न, श्रम के बदले में अन्न, सीधा हमारे यहाँ यही सूत्र था। इसी सूत्र पे कई लोगों ने नोबेल पुरस्कार ले लिया अर्थशास्त्र का। मैं आपको इतना तक बता दूं, इसी सूत्र को वैश्विक स्तर पे ख्यापित करके, और कई लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और हमारे यहाँ के ही सनातन परंपरा, सनातन वैदिक परंपरा को पढ़ के क्रेडिट भी नहीं दिया। आज करेंसी से आप क्या अनाज ही खरीद रहे हैं ना, श्रम के बदले में वस्त्र, श्रम के बदले में आवास, श्रम के बदले में यही है, श्रम कीजिए, और श्रम के बदले में भोजन, वस्त्र, आवास। और श्रम क्या? तो श्रम कृषि, श्रम के मूल में कृषि है, मतलब कृषि आधारित श्रम, उसके बदले में अनाज, भोजन, वस्त्र, आवास। अभी क्या करेंसी से आप क्या परचेज कर रहे हैं? लेकिन जो करंट करेंसी सिस्टम है, इसमें हुआ क्या है, इसमें प्रकृति सम्मत, प्रकृति का ध्यान ही नहीं रखा गया है। आप करेंसी से, आपने घर बनाया, तो घर बनाने के लिए आपको सीमेंट परचेज करना पड़ेगा, आपको छड़ परचेज करना पड़ेगा, आपको बालू परचेज करना पड़ेगा। सीमेंट कहां से आएगा? तो झारखंड के कोयले से। लोहा कहां से आएगा? तो आयरन के एक्सट्रैक्शन से। बालू कहां से आएगा? तो नदियों से। फल्गु नदी को, बिहार के गया में तो फल्गु समाप्त होने को है, ये स्थिति हो गई है। एक बालू खनन की वजह से मैंने कहा कि भारत को स्वतंत्रता के पश्चात 6 लाख से अधिक छोटी नदियां विलुप्त हो गई। बड़ी नदियों की तो सब चिंता करते हैं, छोटी 6 लाख से अधिक छोटी नदियां विलुप्त हो गई। मेरे गांव में स्याही नदी बहती थी, वो विलुप्त प्राय होने को है। उसी परचेज, आपने परचेज किया तो आपने परचेज बालू किया, बालू एक्सट्रैक्ट किया। तो परचेज करवाने में, परचेज करना क्या? तो परचेज करने में समस्या ये आ रही है कि प्रकृति का एक्सट्रैक्शन करके जो चीजें प्राप्त हो रही है, हम उसको परचेज कर रहे हैं। तो क्या परचेज करना, ये डिफाइन है। मेरा कहना है परचेज क्या करना। हमारे यहाँ सब कुछ डिफाइंड है, हमारे यहाँ कुछ भी डिफाइन करने की, मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ आविष्कार का विषय जो है, ये तो अभी चला है। हमारे यहाँ सब कुछ डिफाइंड है। गैया को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, बैल को परिभाषित करने की, इन सारे तत्वों को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं। तो हमारे यहाँ खरीदना क्या, क्रय क्या करना, विक्रय क्या करना, ये सब परिभाषित है। अभी जो क्रय विक्रय के नाम पे ये चल रहा है, हमारा विरोध केवल उससे है कि क्रय विक्रय के क्रम में प्रकृति विलुप्त प्राय ना हो जाए। हमारी चिंता ये है। मेरा प्रश्न यही है कि विचार तो बहुत अच्छे हैं,
सही है, हम लोग सभी सहमत है इससे। प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने कहा कि कोई भी नेता या कोई भी शासन में इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सब हमारे जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं हम इसके तहत हैं। पर क्या ये हो सकता है कि एक बड़ा देश, भारत जैसा एक बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, क्या ये हो सकता है कि हम ही अपनी एक प्रणाली शुरू कर दें और हम बोले कि हम इस डेवलपमेंट मॉडल पे नहीं जाएंगे, पर हम वी आर गोइंग बैक टू रूट्स, मतलब हम जैसे थे वैसे हम करेंगे। क्या हम एक करके एक ग्लोबल इकोनॉमी में हम मतलब रह सकेंगे? प्रैक्टिकल सा सवाल है, रह सकेंगे या आपके क्या विचार है उसमें, अगर हम ये करें तो? दीपांजलि जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसी पूरे विषय के केंद्र को लेकर एक विषय मैंने कुछ दिन पहले चलाया था। संभवतः आप देखिएगा, जो ग्राम उदय फाउंडेशन है उस पे आपको जाके मिलेगा। ग्राम एक स्वतंत्र इकाई, पूरा विषय था। आप ही के विषय को मैं उसमें आऊंगा। आप कह रहे हैं कि क्या भारत स्वयं को चलाने में सक्षम है? आपके प्रश्न के मूल में जो भावना है वो यही है कि क्या भारत सक्षम है? तो उसके और मूल में जाएंगे। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं आपके व्यू से बिल्कुल सहमत हूँ। हम लोग सभी जब चर्चा करते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं बिल्कुल सहमत, क्योंकि मैं भी बहुत एक्टिव हूँ गौवंश की प्रोटेक्शन में। और ये जो आपने बैल का पॉइंट बताया, ये बहुत ही मतलब एक बहुत बुरी एक बात है जो हो रही है कि बैलों को नहीं चाहते हैं कोई, क्योंकि अभी तो ट्रैक्टर आ गए जैसे आपने कहा, तो उसकी वजह से जो छोटे बच्चे, अगर बैल अगर बच्चा पैदा हुआ एक गाय को और वो बैल है, तो वो उसको मार दिया जाता है तुरंत, उसकी तो कोई मतलब फ्यूचर ही नहीं है, चांस ही नहीं है कि वो कुछ हो जाए। तो उस तरह से साइड, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा कोई ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, हमें तो पूरा विश्वास है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि इस देश ने बहुत कुछ देखा है, हम लोग बहुत एक प्राचीन सभ्यता, हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारी बहुत सी जो प्रणालियां हैं, सिस्टम्स हैं, वो भी एक ग्लोबल सिस्टम के साथ कनेक्ट हो चुका है। मेरा सवाल बहुत प्रैक्टिकल है कि अगर हम यदि करें तो क्या हम इसको स्मूथली कर सकेंगे, मतलब अच्छे से कर पाएंगे या नहीं? आपके क्या विचार? अभी मैं समझ गया, आप ये कह रही हैं कि हम करने में सक्षम हैं, तो जो ग्लोबल बाउंडेशंस हैं, जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, उसमें लेते। तो वही मैंने विषय चलाया था, ग्राम एक स्वतंत्र इकाई। पूरा विषय था ग्राम डैश और एक स्वतंत्र इकाई। मतलब मैं उसमें कहना चाह रहा था विलेज एंड इंडिपेंडेंट यूनिट। मतलब हमारे यहाँ गांव कैसे परिभाषित होता था, तो गांव वो है जो किसी बाहरी तंत्र पर निर्भर नहीं, उसी को हमारे यहाँ गांव कहा गया है। जो किसी बाहरी तंत्र पर निर्भर है उसका नाम शहर है। शहर पूरी तरीके से बाहरी तंत्र पर निर्भर है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पानी, हर चीज के लिए, अपनी बेसिक से बेसिक नीड के लिए वो एक बाहरी तंत्र पर निर्भर है। लेकिन ग्राम किसी भी तंत्र पर निर्भर नहीं है। इवन ग्राम का जो व्यक्ति है, व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। आपको इतने माइक्रो लेवल तक चीजें समझ में आएंगी जब हम गांव को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एक व्यक्ति स्वतंत्र है, और अभी जो ये पूरी व्यवस्था है इसमें एक एक व्यक्ति परतंत्र है, इकोनॉमिकली, सोशली, मतलब जितने एस्पेक्ट से हैं स्वतंत्रता और परतंत्रता के, उस हर एस्पेक्ट में एक एक व्यक्ति परतंत्र हो चुका है। अब विषय ये है कि ये तो हम स्वतंत्रता का आग्रह कर रहे हैं, एक प्रकार से हम वैश्विक स्तर पर ये कह रहे हैं कि एक एक व्यक्ति स्वतंत्र हो। तो मैंने वही कहा कि इन सारे विषयों को अब केवल गांव के स्तर पर नहीं, जैसे मैं तो हृदय से बार-बार संगम टॉक्स का धन्यवाद दूंगा कि उसने इस विषय को चुना। इस विषय, मतलब मैंने कहा ना कि साहस नहीं है लोगों में बोलने का, लेकिन संगम टॉक्स ने साहस दिखाया। मतलब मैं तो साधुवाद करता हूँ संगम टॉक्स का, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतने लोग सुनते हैं संगम टॉक्स को, और संगम टॉक्स ने साहस दिखाया कि इस विषय को हमारे जैसे लोग इस विषय को रख रहे हैं। तो आशावादी तो होना ही पड़ेगा। अब जब संगम टॉक्स ने दिखा दिया तो हमको आशावादी तो होना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा विषय है कि हम तो स्वतंत्रता का आग्रह कर रहे हैं, वैश्विक पटल पर हम स्वतंत्रता का आग्रह कर रहे हैं, और अब इन बातों को गांव में बैठ के करने से या एक कमरे में बैठ के करने से बातें नहीं चलेंगी। ग्लोबल प्लेटफॉर्म से हमको नीतिगत स्तर पे बातें करनी पड़ेंगी कि विश्व की नीति, पृथ्वी को चलाने की नीति क्या हो, आकाश को चलाने की नीति क्या हो, अग्नि को चलाने की नीति क्या हो, वायु को चलाने की नीति क्या हो, पंच तत्वों को चलाने की नीति क्या हो। इस जो नीति है, एक नीति जो पॉलिसी है, वो वैश्विक स्तर पे हमको आग्रह पूर्वक रखना पड़ेगा। इसका समाधान यही है कि कुछ लोग, 10 लोग, 5 लोग, 7 लोग मिलकर वैश्विक पटल पे इस बात को रखें। या तो शासन के लोग रखें या समाज के लोग रखें, स्वतंत्र रूप से रखें या जैसे भी रखें। जितना
प्रयास हो सके। अब जैसे मैंने संगम टॉक्स पे रखा, तो संगम टॉक्स इस विषय को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे रखे, संगम टॉक भी तो अपने आप में तंत्र ही है, तो वो इस विषय को आगे रखे। ये विषय मतलब मेरा कहना है कि अब ग्लोबल चर्चा का विषय बनना चाहिए। मैंने ये प्रयास किया कि समाज में बस ये चर्चा का विषय बने, और उसके केंद्र में अब पुनः एक और बात इसमें मैं कह दूंगा, जब दीपांजलि ने दोहराई दिया है, इस पूरे विषयों का नेतृत्व सनातनी करे। अभी तक प्रकृति और पर्यावरण पे सनातन द्रोहियों ने नेतृत्व किया, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, जिनको एनवायरमेंट एक्टिविस्ट कहा जाता है। उनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास कोई समाधान नहीं है। एक बड़ी मैडम थी, मेरा लंबा परिचय रहा, नर्मदा के लिए आंदोलन कर रही है, नर्मदा बचाओ नर्मदा बचाओ नर्मदा बचाओ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। तो हमने उनसे कहा कि आप बार बार यह आग्रह करती हैं कि नर्मदा बचनी चाहिए, तो जो लोग नर्मदा को माता मानते हैं, आप उनका सहयोग क्यों नहीं लेती? तो आप नर्मदा को बचाने का आग्रह भी कर रही हैं, आप नर्मदा को मां मानने वाले समाज का सहयोग भी नहीं ले रही है, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहिए। तो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो इन विषयों को आग्रह पूर्वक रख रहा है, लेकिन साथ ही साथ सॉल्यूशन लेस, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जो हमारे यहाँ धर्म में ये सब अंतर्निहित है, यह तो धार्मिक विषय है, ये विशुद्ध रूप से हमारे यहाँ। मैं अगर गंगा को बचाने की बात कर रहा हूं, तो मैं अपनी मां को बचाने की बात कर रहा हूं। मैं अगर पीपल को बचाने की बात कर रहा हूं, तो मैं श्री हरि विष्णु को बचाने की बात कर रहा हूं। ये बात हमको, ये तो विशुद्ध सनातनी आग्रह है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने तो यही कहा कि इन विषयों पर सनातनियों ने कभी आग्रह ही नहीं किया, यह तो सनातनियों का विषय है, यह विशुद्ध रूप से सनातनियों का विषय है। और जिन सनातनियों ने आग्रह किया वो नेपथ्य में चले गए, वहां तक समाज पहुंच ही नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि सनातनियों ने आग्रह नहीं किया है, हमारे शंकराचार्य इन विषयों को आग्रह पूर्वक बार बार रखते हैं। पुरी के शंकराचार्य हो या अनन्य शंकराचार्य हो, इन विषयों को बार बार रखते हैं। तो जो रखते हैं वहां तक समाज पहुंच नहीं पाता है, और फिर उसका हमारे प्रमाद की वजह से फिर दूसरे पैशाचिक तंत्र खड़े हो जाते हैं, सॉल्यूशन लेस। आप देखिए वनीय क्षेत्र में किस प्रकार से आतंकी खड़े हो गए, इनको आतंकी ही कहा जाए, आपको ना चाहते हुए उनको आतंकी कहना होगा। एक पूरा संघर्ष उत्पन्न हो गया है इन्हीं विषयों को लेकर, इन्हीं विषयों को लेकर शासन और समाज में संघर्ष उत्पन्न है। तो इस विषयों की प्रासंगिकता को आप कैसे नकार सकते हैं? छत्तीसगढ़ चले जाइए, महाराष्ट्र के अभी गढ़चिरौली में 10 दिन महीने भर पहले की घटना है कि पूरा एक संघर्ष हुआ, एक को मार गिराया। विषय तो यही था ना। लेकिन अगर वो लोग कह रहे हैं कि रोड नहीं बनना चाहिए, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है? अब मानिए ना, फिर अब गंगा को मां मानिए, नर्मदा को मां मानिए। आप नर्मदा को मां भी नहीं मान रहे हैं, आप विष्णोई समाज का, राजस्थान का जो विष्णोई समाज है उसका सहयोग लीजिए। तो आपको विष्णोई समाज का क्यों, वो मैडम सीधा कह देती हैं कि तिवारी जी ये तो जो है धार्मिक लोग है। ये समझने का विषय है। मैं यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को ब्लेम करने नहीं बैठा हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करने नहीं बैठा हूँ। मेरा आग्रह यही, विशुद्ध सनातनी का आग्रह यही रहता है कि किसी संस्था का हम नाम ना लें, किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लें। ये मेरा कहना यह है कि इन सारे विषयों को अब सनातनियों को आग्रह पूर्वक रखना। अगर सनातनी इन विषयों को आग्रह पूर्वक नहीं रखेंगे, तो प्रमादी तत्व, आतंकी तत्व वो नेतृत्व करेंगे, वो बरगलाएंगे समाज को। और जो नेतृत्व कर रहे हैं इन विषयों पे, वो विशुद्ध रूप से कैपिटलिस्ट ही हैं, जबकि छद्म रूप से दिखाया जाता है कि वो कैपिटलिज्म का विरोध कर रहे हैं। आप अगर योग का विरोध करेंगे तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां एंटर करेंगी ना। फार्मास्यूटिकल को तो काउंटर योग ने कर रखा है। तो आप तो कैपिटलिस्ट हैं। आप अगर योग का विरोध कर रहे हैं तो आप कैपिटलिस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के एजेंट्स हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। तो आप ये झूठ मत बोलिए, या तो आप योग का विरोध मत कीजिए, या तो आप वृक्षों की जो पूजा पद्धति है उसका विरोध मत कीजिए, या जो आप नर्मदा को मां मानने की परंपरा है उसका। अगर आप इन सब का विरोध कर रहे हैं तो आप उन्हीं के लोग हैं, कैपिटलिस्टों के ही लोग हैं, और छद्म रूप तक दिखाते हैं कि जी हम तो एंटी कैपिटलिस्ट हैं। तो ये सारा विषय है, हमको इन विषयों को जी कहिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप बोल रहे हैं कि आप बस विचार को व्यक्त कर रहे हैं और एक थॉट प्रोसेस मतलब आप शुरू करना चाहते हैं, आप इसका कोई नेतृत्व नहीं करना चाहते। लेकिन हमारे जैसे लोगों का तो, एटलीस्ट मेरा तो यही एक अनुरोध है कि आप जैसे लोगों को इसका नेतृत्व लेना चाहिए। हमें तो ये लगता है कि अच्छे लोग जो अच्छे विचार वाले और अच्छे मतलब
सच्चाई से काम करने वाले, वही लोगों को आना चाहिए आगे। बस ये बोलना था। जी दीपांजलि जी, हमारे यहाँ तो क्रांति का सूत्रपात प्रहलाद ने कर दिया था। तो हमारे तो प्रथम क्रांतिकारी ही प्रहलाद थे। हिरण्यकश्यप के विरुद्ध जो आंदोलन खड़ा हुआ और घर से ही आंदोलन खड़ा हो गया। तो ऐसा हम आंदोलन के विरुद्ध नहीं है, क्रांति के विरुद्ध नहीं है। शासन की नीतियां अगर पैशाचिक होंगी तो हम, लेकिन हाँ, मेरा आग्रह बार बार यही रहता है कि आंदोलन का नेतृत्व तो सनातनी करें और सनातनियों को ही करना चाहिए। आंदोलन का नेतृत्व तो सनातन विरोधी तत्व करेंगे तो वो एक बड़ा ही जो है अनस्टेबल सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, जिससे ना समाज का लाभ होगा और एक संघर्ष ही केवल उत्पन्न होगा। केवल और केवल जो है नक्सल आतंक की वजह से अगर गणना की जाए पिछले 70 वर्षों में, नहीं भी तो कई लाख लोग हताहत हुए हैं। अभी उस जो नक्सल टेररिज्म है उसके बारे में कभी भारत में चर्चा ही नहीं हुई। इसको पहले तो आपको टेररिज्म का नाम देना पड़ेगा। नक्सल टेररिज्म को नाम दीजिए इसको। मतलब आप समझिए कितने तरीके से ये काम हो रहा है। तो अगर हमारे जैसे लोग खड़े होंगे या जो सनातनी, तो वो भी धाराशायी हो जाएंगे, उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि समाज समझेगा कि ये वो लोग हैं जिनके पास एक मतलब सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच है। वहां तो केवल और केवल संघर्ष है, वहां केवल और केवल जो है, मैंने कहा ना कि बहुत पहले मैंने कहा है कि हमारे संतुष्टि को गरीबी बना के बेचा है ऑर्गेनाइजेशन, बड़े तरीके से काम किया है। तो यही है। एक बार सीमा जी, ये पुस्तक आप सभी देख सकते हैं, विकास वर्सेस डेवलपमेंट, छोटी सी पुस्तिका है, 32-33 पृष्ठों की। तो आप सभी कर देंगे।